हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब। आज हम वर्ब के अगले पार्ट के बारे में देखने वाले हैं, जो था मॉडल ऑक्सिलरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है। पहले तो देखते हैं मॉडल कैसे बनता है। मॉडल शब्द बना है मोड से। मोड का मतलब होता है मनः स्थिति। क्या होता है? मनः स्थिति। मोड का मतलब होता है मनः स्थिति। उसी से बना हुआ है ये मॉडल शब्द। तो मॉडल का क्या हो गया मतलब? मनः स्थिति से बना है तो क्या हो जाएगा? मनोभाव। तो मनोभाव को क्या कहते हैं? मॉडल। मनोभाव को व्यक्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसका यूज़ जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। सदैव जो मॉडल ऑक्सिलरी लगेंगी वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेंगी। किसके साथ? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही इसका यूज़ करेंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, कभी भी इसमें कोई भी और भी फॉर्म नहीं लगेगी, सदैव फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देखते हैं एक एग्जांपल। ही मे केम टुडे। ही मे केम टुडे। वह आज आ सकता है। मतलब उसका मनोभाव यह है या उसकी मनोस्थिति यह है कि वो आज आ सकता है। ये संभावना व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो ये जो मे है ये क्या है? ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है और उसमें सदैव फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ही मे कम टुडे, केम नहीं होगा, सदैव फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो क्या होगा? ही मे कम टुडे। सदैव फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ये बात याद रखना, अभी हम भी भूल गए थे। तो आप ये याद रखिएगा कि सदैव इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताएं देख लेते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो पहली विशेषता क्या है? हमेशा मुख्य क्रिया के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। सदैव ही ये मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होगा, मेन वर्ब के पहले, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मतलब पहली विशेषता क्या है? मेन वर्ब के साथ यूज़ होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो ये इसका एक पहली विशेषता हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल है, ही शुड लीव रूम। ही शुड लीव रूम। वह कमरा छोड़ता है। तो इसमें जो शुड है ये क्या है? ये हमारी है मॉडल ऑक्सिलरी। और लीव क्या है? ये मेन वर्ब है और उसकी फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमको ये पता चल गया कि सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही इसका यूज़ करते हैं। अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है कि इन पर लिंग, वचन और पुरुष यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो पहली क्लास में बात की थी सेंटेंस की, उसी की बात कर रहे हैं। इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात याद रखिएगा कि जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं इन पर लिंग, वचन, पुरुष, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, इन पर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ये सदैव ऐसे ही रहेंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो या कैसा भी उसका लिंग हो या वचन कैसा भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी उसके चेंज नहीं आने वाले। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है,
ही कुड रन। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है। यहाँ पे आई भी हो सकता था, यू भी हो सकता था, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा सेम ही रहेगी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और अब तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? इनके बाद नॉट लगाने से निगेटिव तथा सब्जेक्ट से पहले इनको लगाने पर इंट्रागेटिव हो जाते हैं। ये तो सभी को पता है, सिंपल सी बात है। अगर नॉट लगाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, नॉट लगाने पर निगेटिव हो जाएगा। और अगर इनको सबसे पहले यूज़ करेंगे, सबसे पहले यूज़ करने पर सेंटेंस क्या हो जाता है? इंट्रागेटिव हो जाता है, इंट्रागेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर इनके साथ में नॉट लगाएंगे, इनके बाद में किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और इसको अगर मॉडल ऑक्सिलरी को सबसे पहले लिख देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रागेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का एक एक। नॉट वाला पहले देखते हैं। नॉट का एग्जाम्पल है ही विल नॉट गो टू स्कूल। ही विल नॉट गो टू स्कूल। इसमें क्या किया है हमने? विल जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है उसके बाद में हमने नॉट का यूज़ किया है, सेंटेंस निगेटिव हो गया हमारा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है? इसी को हम उसमें इंट्रागेटिव में चेंज कर लेते हैं। तो विल को हम पहले लिख लेते हैं। क्या करते हैं? विल को पहले लिखते हैं। विल ही नॉट गो टू स्कूल। सिंपल सी बात है, वही जो सेंटेंस में हम लोग टेंस में पढ़ते आ रहे थे वही सब कुछ है और कुछ अलग नहीं है इसमें। अगर इसमें नॉट लगाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद भी नॉट लगेगा, सदैव मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट लगेगा अगर निगेटिव सेंटेंस है। और अगर मॉडल ऑक्सिलरी को सबसे पहले लिखते हैं तो सेंटेंस इंट्रागेटिव हो जाएगा। ये बात याद रखना है। अब बात करते हैं चौथी विशेषता क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों का साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं। क्या है? चौथा है मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक लेकिन लग गया। लेकिन क्या है? इसमें जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो पहले लिखी जाएगी। सदैव मॉडल ऑक्सिलरी क्या लिखी जाएगी? मॉडल ऑक्सिलरी जो है सदैव पहले लिखी जाएगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी से पहले लिखी जाएगी। ये बात याद रखना। सदैव कभी भी होगा तो मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी से पहले ही लिखी जाएगी। ये इसकी एक विशेषता है, इसको ज़रूर याद रखना क्योंकि अक्सर इसमें गलती हो जाती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही माइट हैव gone to the party। he might have gone to the party। तो इसमें might क्या है? ये हमारा है मॉडल ऑक्सिलरी और have क्या है? ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है। तो इसमें have बाद में आया, might पहले आया, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी से पहले मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया गया है। अब इसकी एक पांचवी विशेषता ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि इसमें गलती हो जाएंगी। नॉर्मली गलती हो ही जाती है इसमें। इसमें क्या है?
सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर भी इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आपका मान लिया सब्जेक्ट जो प्रेजेंट टेंस में हुआ करता था, सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में होता था, तो क्या करते थे, थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होता था तो उसमें एस या एस का मेन वर्ब में प्रयोग कर लेते थे, मेन वर्ब में एस या एस लगा देते थे। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते थे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर भी मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, ये बात याद रखना, नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है ही मे गो। अभी वैसे तो प्रेजेंट टेंस में था, इसमें एस लगा सकते थे गो में, मेन वर्ब हमारी है, लेकिन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी साथ में आ गई है, इसलिए हम मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी कैन रन। अगर ये प्रेजेंट टेंस में वैसे होता, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी ना आई होती, तो हम रन में एस लगा सकते थे, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे, ये सब हमने क्या देखा था, ही सी इट, ये सब क्या था, ये सब थर्ड पर्सन था और सिंगुलर भी, तो इसके साथ में हम एस या एस का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी साथ में आ गई हैं, इसलिए हम एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। अभी तक हमने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, लेकिन आप देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी होती कौन कौन सी हैं। कुछ मॉडल ऑक्सिलरी हैं, इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन से हैं। तो पहली मॉडल ऑक्सिलरी है हमारे पास हैज़ टू। हैज़ टू का यूज़ देखते हैं कैसे होता है। प्रेजेंट टेंस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब हैज़ टू का यूज़ करते हैं। कब, जब प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन जानते हो क्या होता है, थर्ड पर्सन, वही थर्ड पर्सन कौन कौन से होते थे हमारे, ही सी इट। यहीं तक दे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिंगुलर ही लेना है, थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ में क्या करते हैं, हैज़ टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है शी हैज़ टू रिंग द बेल। शी हैज़ टू रिंग द बेल। तो हैज़ टू हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी। अब यहाँ पे सी क्या था, सी हमारा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है हमारा सी, और सिंगुलर भी है, सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम लोग हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है ही हैज़ टू गो देयर। ये हमारा हो गया। अब ही क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो इसके साथ में हमने हैज़ टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया है। अब देखते हैं दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी है क्या। दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी है हैव टू। समझ तो गए होंगे आप कि हैज़ टू के बाद में हैव टू आया, तो हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जैसे हैज़ टू का करते हैं वैसे ही प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे इसका भी यूज़। लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन था, ये फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ साथ थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ, प्लूरल के
साथ। पहले वाले में क्या था, हैज़ टू जो था वो प्रेजेंट टेंस में जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते थे उनके सिंगुलर के साथ यूज करते थे। अब हैव टू का क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में ही जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं यानी कि आई वी, सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड पर्सन यानी कि दे, इन सब के प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है वो दे, उसके साथ में हैव टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव टू डू दिस वर्क डेली। एग्जाम्पल है आई हैव टू डू दिस वर्क डेली। आई हैव टू डू दिस वर्क डेली, मुझे यह कार्य प्रतिदिन करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, आई क्या है, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और इसके साथ में हमने क्या यूज़ किया है, हैव टू यानी मॉडल ऑक्सिलरी हमारी है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है यू हैव टू स्लीप लेट इन द नाइट। एग्जांपल है यू हैव टू स्लीप लेट इन द नाइट। यू हैव टू स्लीप लेट इन द नाइट। यहाँ पे यू क्या है, यू हमारा है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, इसके साथ में हमने हैव टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया है। वैसे ही थर्ड पर्सन में भी करेंगे, जिसमें प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, उसमें भी हैव टू का ही यूज़ करेंगे। अब अगला है हैड टू। हैड टू का यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस में, हैड टू। अब हैड टू का यूज़ कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में। कहाँ पे, पास्ट टेंस में। इसमें सबसे सरल बात यह है कि इसमें कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, किसी भी पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, किसी भी पर्सन के साथ में हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में इसका यूज़ करते हैं, हर किसी के साथ में। केवल बस इतना याद रखना है कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। हैड टू का यूज़ कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं, सब में हैड टू का ही यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना पड़ता था। तो इसमें हैड टू का हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इससे ये मतलब नहीं पड़ता है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कौन सी फॉर्म हो, तीनों में हम हैड टू का ही यूज़ करते हैं। तीनों का अलग अलग देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगला है सेकेंड पर्सन का, यू हैड टू रीड द बुक। यू हैड टू रीड द बुक। तो यू हमारा क्या है, यू है हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। यू क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, लेकिन इसके साथ भी हमने हैड टू, यानी ये जो हैड टू है इसका यूज़ किया है, लेकिन बात किसकी हमको याद रखनी है कि वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ही हैड टू अरेंज फॉर माई फी। ही हैड टू अरेंज फॉर माई फी। उसे मेरे फीस की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे ही क्या है, ही है बात थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में हमको हैड टू का ही यूज़ करना है, यदि वो टेंस पास्ट टेंस में है। ये बात हमको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, यदि वो टेंस पास्ट टेंस में है तो हमें वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी हैड टू का ही यूज़ करना है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, हमें हैड टू का ही यूज़ करना है। अगली मॉडल ऑक्सिलरी है हमारे पास विल हैव टू। क्या है, विल हैव टू। विल हैव टू,
इसका यूज़ फ्यूचर टेंस में करते हैं। कब करते हैं? फ्यूचर टेंस में। कौन से प्रोनाउन के पर्सन के साथ? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन कौन सी? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। अब विल हैव टू हमारा है फ्यूचर टेंस में होना चाहिए और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होना चाहिए। सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट, दे। इनके साथ में हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है यू विल हैव टू डू दिस। यू विल हैव टू डू दिस। तुम्हें यह करना पड़ेगा। इन फ्यूचर, फ्यूचर में पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस। यू क्या है? हमारी सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और विल हैव टू हमारा क्या है? ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। अब थर्ड पर्सन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड पर्सन का एग्जांपल है ही विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे क्या है? ही जो है हमारा ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और सिंगुलर भी। तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं हमारा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होना चाहिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होना चाहिए और फ्यूचर में होना चाहिए। फ्यूचर में कोई भी टेंस अगर फ्यूचर टेंस में है और वो सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट उसका सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो हम क्या यूज करेंगे? विल हैव टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। इतनी बात याद करके रखनी है आपको। अब अगला देखते हैं शैल हैव टू। ये विल हैव टू के जैसा ही है। शैल हैव टू क्या होता है? बस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में यूज करते हैं। क्या है हमारा? शैल हैव टू। इसको भी फ्यूचर में ही यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में। लेकिन बस इसमें अंतर क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में यूज करते हैं। इसके साथ में फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ में। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है आई शैल हैव टू पनिश यू। आई शैल हैव टू पनिश यू। मुझे तुमको दंडित करना पड़ेगा। तो आई हमारा क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसा कि इसमें बात की गई है कि शैल हैव टू का यूज़ फ्यूचर में केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही होना चाहिए। तो हमने कहा ये यहाँ पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ की है? शैल हैव टू। ये इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। अब नोट डाल के इसमें एक बात लिखने वाली है। इसमें एक बात क्या लिखने वाली है कि यदि अगर ऑब्लिगेशन लगा दिया जाए, अत्यधिक ऑब्लिगेशन हो, मतलब ऑब्लिगेशन क्या? ऑब्लिगेशन लगा दिया जाए, मतलब ये निश्चित ही कह दिया जाए, सेंटेंस में निश्चय ही कर लिया जाए या फिर आवश्यक हो जाए। सेंटेंस में कह दिया जाए कि तुम्हें ये अवश्य ही करना पड़ेगा। तो जो विल हैव टू है, विल हैव टू, ये शैल हैव टू में चेंज हो जाएगा। शैल हैव टू और शैल हैव टू, विल हैव टू, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पे विल हैव टू लग रहा था वहाँ पे शैल हैव टू लग जाएगा। अगर सेंटेंस में ऑब्लिगेशन कर दिया जाए, अत्यधिक ऑब्लिगेशन हो जाए, यानी कि निश्चय ही कर लिया जाए कि ये तुम्हें अवश्य ही करना पड़ेगा, या कह दिया जाए ये आवश्यक ही है, तो विल हैव की जगह शैल हैव टू का यूज करेंगे और शैल हैव टू की जगह पर विल हैव टू का। यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा उसके साथ में विल हैव टू और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा उसके साथ में शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये यू विल हैव टू डू दिस था, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हें यह करना पड़ेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए सेंटेंस में तुम्हें यह अवश्य ही करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्लिगेशन लगा दिया गया कि निश्चय कर लिया तुम्हें यह अवश्य ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यू विल हैव टू की जगह क्या करेंगे, यू शैल हैव टू। क्या करेंगे, यू शैल हैव टू डू दिस। समझ में आया। और अगर दूसरा वाला देखें, आई शैल हैव टू पनिश यू, मुझे तुमको दंडित करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्लिगेशन लगा दें कि मुझे तुमको अवश्य ही दंडित करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आई के साथ में शैल ना लगा के क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल हैव टू डू दिस। क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई विल हैव टू डू दिस। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ऑब्लिगेशन लगा दिया जाए सेंटेंस में, तो विल हैव शैल हैव टू में चेंज हो जाएगा और शैल हैव टू विल हैव टू में चेंज हो जाएगा। केवल इतनी सी बात है, बस छोटी सी, बस यही बताना था। अगला मॉडल ऑक्सिलरी देखते हैं। अगला मॉडल ऑक्सिलरी हमारे पास है मस्ट। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अनिवार्यता हो जाए, अनिवार्यता या दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, जहाँ पे क्या हो जाए, अनिवार्यता हो जाए या दृढ़ निश्चय हो जाए या फिर बंधन हो जाए कोई, या क्या हो जाए, बंधन हो जाए। बंधन हो जाने का मतलब ऐसा है कि जैसे एक सेंटेंस कहते हैं कि तुमको बुढ़ापे के लिए पैसे इकट्ठा करके रखना चाहिए, तो ये क्या होगा, एक बंधन के रूप में कहना पड़ रहा है कि ये ज़रूरी है, वरना इससे कष्ट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं इकट्ठा करके रखेंगे तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। ये तीन चीज़ें याद रखना है, अनिवार्यता, दृढ़ निश्चय या फिर बंधन हो। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी अनिवार्यता है। क्या है, अनिवार्यता है, हमें मानना ही चाहिए, अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, मस्ट का यूज़ किया। मस्ट हमारी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। दूसरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, ही मस्ट बी ए थीफ। ही मस्ट बी अ थीफ। वह अवश्य ही चोर होगा, वह अवश्य ही चोर होगा। इसका हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो चोर ही होगा, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मस्ट का यूज़ किया है। वैसे ही बंधन वाला जैसा एग्जाम्पल अभी हमने दिया था। अब अगला क्या देखते हैं, शुड देखते हैं। शुड क्या है, शुड क्या है, शुड शैल की पास्ट फॉर्म है। ये शैल की ही पास्ट फॉर्म है। शुड क्या है, शैल की पास्ट फॉर्म है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, शर्त युक्त वाक्यों में कल्पना प्रकट करने के लिए। जहाँ पे कोई शर्त कही गई हो और वहाँ पे कल्पना प्रकट की जा रही हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। शर्त युक्त वाक्यों में कल्पना प्रकट करने के लिए, क्या करने के लिए, शर्त युक्त वाक्यों में कल्पना प्रकट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, किसका, शुड का। एग्जाम्पल है, इफ़ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। एग्जाम्पल क्या है, इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। यदि वह आता है तो उससे कहना कि वो मेरा इंतज़ार करे। तो
तो यहाँ पे क्या किया गया, शर्त रखी गई है कि वो इंतज़ार हमारा करे। कल्पना क्या की गई है, यदि वह आता है, क्या करता है, यदि यह आता है। तो यहाँ पे कल्पना प्रकट करने के लिए क्या कहा गया है, शर्त रखी गई है कि उससे हमारा इंतजार करने को कहना। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया है, ये बात याद रखना। और दूसरी बात इसमें याद रखने वाली क्या है, यदि सभी पर्सन प्रोनाउन के साथ कर्तव्य, सलाह या अनिवार्यता के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी होता है कि कर्तव्य, सलाह या अनिवार्यता दी जाती है तो सभी पर्सन प्रोनाउन, कोई भी पर्सन हो, शुड का यूज़ कर्तव्य के लिए, सलाह कहाँ पे यूज़ करते हैं इसका, कर्तव्य के लिए, सलाह के लिए और अनिवार्यता के लिए। जैसे मस्ट का यूज अनिवार्यता के लिए कर रहे थे, वैसे इसका भी हम यूज कर सकते हैं, कर्तव्य, सलाह, अनिवार्यता के लिए। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कौन से पर्सन में, सभी पर्सन प्रोनाउन के लिए, सभी पर्सन प्रोनाउन, सभी पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है, कोई कर्तव्य दिया गया हो या सलाह दी गई हो या अनिवार्यता दी गई हो, तभी इसका शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये क्या है, ये किसी की दी हुई सलाह भी हो सकती है और ये अनिवार्य भी है। तो अनिवार्यता भी प्रकट कर रहा है और हमारा कर्तव्य भी है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, शुड का हम यूज़ करते हैं। इतनी बात याद रखना। अगला हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है नीड नॉट। क्या है, नीड नॉट। नीड नॉट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अभी हमने देखा था एक जो पहला था मस्ट, ये मस्ट का अपोजिट है। किसका अपोजिट है, मस्ट का अपोजिट है। मस्ट का यूज़ कहाँ पे कर रहे थे, किसी चीज़ की अनिवार्यता के लिए यूज़ कर रहे थे, किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इनका अपोजिट होगा, क्या होगा, किसी कार्य की अनिवार्यता या आवश्यकता के अभाव का बोध कराएगा। ये किसी चीज़ के अनिवार्यता या आवश्यकता के अभाव में इसका यूज़ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, किसी चीज़ की अनिवार्यता या आवश्यकता के अभाव में इसका यूज़ किया जाएगा। मस्ट का अपोजिट है, जहाँ जहाँ पे मस्ट लग रहा था उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मस्ट का यूज़ कहाँ पे कर रहे थे, किसी चीज़ की अनिवार्यता हो जाए कि ये हमें करना ही करना है, ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो उसमें हम मस्ट का यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पे जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है उसके लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, यू नीड नॉट टू मीट हिम अगेन। यू नीड नॉट टू मीट हिम अगेन, मतलब तुम्हें उससे मिलने की आवश्यकता नहीं है, तुम अगली बार तुम्हें उससे मिलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उसकी अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है, अनिवार्यता का अभाव है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, नीड नॉट का यूज़ किया। अब अगला देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, विल और शैल। हमारे पास अगली कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है, विल और शैल। ये तो सबको पता होगा, जिन लोगों ने टेंस पढ़ा होगा उनको पता होगा कि विल और शैल का यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, फ्यूचर टेंस में। विल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, सेकंड
अभी पीछे बात की थी विल हैव टू, शैल हैव टू, वैसे ही। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में। और शैल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में। ये बात याद रखना। अभी पीछे बात की भी थी विल हैव टू, शैल हैव टू से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। तो विल का यूज़ करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, और शैल का यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। ये बात याद रखनी है कि आपको इनको फ्यूचर में ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट पर्सन का देख लेते हैं। आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। तो यहाँ पे क्या है? फ्यूचर में मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये क्या है? फ्यूचर में। तो हमने यहाँ पे शैल का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन यू होता या थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे कुछ भी होता तो हम क्या करते? विल का यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं। आगे है एक चीज़ नोट करने वाली कि विल और शैल आपस में चेंज होते हैं। जैसे विल हैव टू, शैल हैव टू आपस में चेंज हो रहे थे, वैसे विल और शैल भी आपस में चेंज हो जाते हैं। वो देखते हैं किस कंडीशन में। सॉरी, विल और शैल आपस में चेंज हो जाते हैं कब? देखते हैं, जब कभी भी आश्वासन दिया जाए, प्रतिज्ञा हो, धमकी हो। क्या हो? आश्वासन या फिर प्रतिज्ञा या फिर धमकी। क्या हो? आश्वासन हो, प्रतिज्ञा हो, धमकी हो, आज्ञा हो या निश्चय किया गया हो। आज्ञा हो या निश्चय किया गया हो, जैसा कि हमने पीछे भी बात की। तो क्या करते हैं? ये आपस में चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे विल लगना होता है वहाँ पे शैल लग जाता है, और जहाँ पे शैल लगना होता है वहाँ पे विल लग जाता है। ये बात याद रखना है। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई से यू शैल डू इट। एग्जांपल है आई से यू शैल डू इट। क्या है एग्जाम्पल? आई से यू शैल डू इट। मैं कहता हूँ तुम इसे करोगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया? मैं कहता हूँ तुम इसे करोगे। तो इसमें क्या है? आश्वासन दिया गया है किसी व्यक्ति को कि तुम ये करोगे या कर लोगे। तो क्या है? उसको आश्वासन दिया गया है। वैसे तो यू के साथ नॉर्मली क्या है? विल का यूज़ करते हैं। क्या होता है था अभी? विल का यूज़ कहाँ पे? सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ में। तो विल, यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन है। यहाँ पे इसके साथ में विल का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन हमने शैल का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे आश्वासन दिया गया है। कभी भी आश्वासन, प्रतिज्ञा, धमकी, आज्ञा या निश्चय दिया हो तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता तो हम यहाँ पे शैल का यूज़ ना करके विल का यूज़ करते, क्योंकि हमें आश्वासन, प्रतिज्ञा, धमकी, आज्ञा इन सब का ध्यान रखना है। इसमें आपस में चेंज हो जाते हैं। देखते हैं शैल का यूज़ और कहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे शैल का यूज़ जो है किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में इच्छा या सुझाव जानने के लिए फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ तो नॉर्मली यूज़ होता ही है शैल, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ भी यूज़ करते हैं। कब? जब प्रश्नवाचक वाक्य में इच्छा या सुझाव जानने की बात हो। कब शैल का यूज़ करते हैं? और जब प्रश्नवाचक वाक्य में इच्छा या सुझाव जानने की कोशिश की जाए। जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य में उसकी सब्जेक्ट की इच्छा या सुझाव जानने की कोशिश की जाए, और ये भी देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। अभी तक क्या हुआ था? केवल फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें इच्छा या सुझाव जानने की कोशिश कीजिए तो थर्ड पर्सन के साथ भी हम शैल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है शैल आई ओपन द
विंडो, शैल आई ओपन द विंडो, मतलब क्या हुआ, क्या मैं खिड़की खोलूँ। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोलूँ। तो इसमें क्या है, उसकी इच्छा जानने की कोशिश की गई है। किसी भी जो थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, कोई सेकंड पर्सन, कभी कहीं पे भी उसकी इच्छा जानने की कोशिश की गई। किसी किसी क्वेश्चन जिससे किया गया है उसकी इच्छा जानने की कोशिश की गई है कि क्या मैं खिड़की खोलूँ। तो यहाँ पे आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं। वैसे भी नॉर्मली आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, शैल द बॉय वेट। शैल द बॉय वेट, क्या लड़का प्रतीक्षा करेगा, क्या लड़का प्रतीक्षा करेगा। तो यहाँ पे क्या है, उसकी इच्छा जानने की कोशिश की गई है। क्या जानने की कोशिश की गई है, इच्छा, लड़के की इच्छा जानने की कोशिश की गई। वैसे तो बॉय क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे इच्छा जानने की कोशिश की गई है तो हमने यहाँ पे शैल का यूज़ किया है। ये बात याद रखना है। अगली मॉडल अगली हमारे पास है कैन एंड कुड। तो कैन और कुड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अब देखिए, कैन का प्रयोग किया जाता है आज्ञा के लिए, कार्य करने की क्षमता दिखानी हो या योग्यता दिखानी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी बात की संभावना प्रकट करनी हो। देख लेते हैं, कोई आज्ञा हो या कार्य करने की योग्यता, करने की योग्यता या क्षमता, या फिर किसी बात की संभावना, किसी बात की संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैन या कुड का यूज़ करते हैं। कैन तो ठीक है, लेकिन कुड जो है वो कैन का ही फ्यूचर का फॉर्म है। क्या है, कैन की ही फ्यूचर की फॉर्म है। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो कैन की जगह हम कुड लगाएंगे, बस सिंपल सा है। और सब में यही कंडीशन है, आज्ञा हो, कार्य करने की योग्यता हो या क्षमता हो या किसी बात की संभावना व्यक्त की गई हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, कैन का एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। आई कैन क्रॉस द रिवर, यानी मैं नदी पार कर सकता हूँ। ये मेरी क्या है, योग्यता है, ये उसकी योग्यता है या फिर उसके कार्य करने की क्षमता है कि वो नदी क्रॉस कर सकता है। तो हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुड का। कुड का यूज़ नॉर्मली कहाँ पे करते हैं, नॉर्मली क्या, फ्यूचर में ही यूज़ करते हैं कुड का। देख लेते हैं एग्जाम्पल अगला है, आई टोल्ड हिम आई कुड स्विम। आई टोल्ड हिम आई कुड स्विम। इसमें भी योग्यता की ही बात की गई है। क्या की गई है, योग्यता की ही बात की गई है, लेकिन इसमें फ्यूचर की बात की गई। किसकी, फ्यूचर की। इसका अर्थ सीधे सीधे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ है, मैंने उसे बताया कि मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। इन फ्यूचर में कभी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात थी, इसलिए कैन की जगह पे हमने क्या लगाया, कुड लगाया। और योग्यता थी इसलिए हमने कैन या कुड का यूज़ किया। अगला है मे या माइट। क्या है, मे और माइट। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मे जो है, माइट जो है मे का ही फ्यूचर का नहीं, पास्ट का फॉर्म है। क्या है, पास्ट का फॉर्म है। मे का यूज़ पास्ट में हम माइट के लिए, माइट के तरीके से करते हैं। ये भी कैन की तरह ही है। जैसे कैन आज्ञा या कार्य करने की योग्यता, क्षमता या बात, किसी बात की संभावना व्यक्त करने के लिए यूज़ करते थे, सेम वैसे ही इसको भी यूज़ करेंगे। मे का भी यूज़ वही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, हम अपनी योग्यता अधिकार पूर्वक बता रहे थे। लेकिन मे में क्या है,
हम अधिकारपूर्वक अपनी योग्यता बता नहीं रहे हैं, बल्कि हम किसी से आज्ञा मांग रहे हैं। किसी जो बड़ा है हमसे कोई, उससे हम उसकी अनुमति हम मांग रहे हैं। यहाँ पे हम अधिकारपूर्वक नहीं कह रहे हैं, उससे हम उसकी अनुमति मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी बड़े से अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुमति मांग रहे हैं। ये समझ में आ गया? कैन या कुड की तरह ही मे या माइट का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही। लेकिन वहाँ पे कैन में क्या था, हम अधिकारपूर्वक बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अधिकारपूर्वक नहीं, किसी बड़े से हम अनुमति मांगेंगे। सेम उसी प्रकार से जैसे नॉर्मली आप लोगों ने तो बहुत बार कहा होगा, जब क्लास में जाते हो तो क्या कहते हो? मे आई कम इन सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पे आपने आ सकने की बात अपने अधिकार से नहीं कही, उनसे परमिशन मांगी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी उनसे अनुमति मांगी है आपने। तो यहाँ पे क्या हो गया? मे का यूज़ किया। यहाँ पे आप कैन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अधिकारपूर्वक नहीं कह सकते। अगर वो मना कर देंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपनी अधिकार नहीं जमा सकते हैं। अगर दूसरा देख लेते हैं, नाउ यू मे गो होम। एग्जाम्पल अगला देख लेते हैं। अगर टीचर आपसे नाराज़ हो जाए तो क्या कहते हैं? नाउ यू, होने पर नहीं, किसी कार्य के पूरे हो जाने पर आप उनसे अनुमति मांग सकते हैं। नाउ यू मे गो होम। आप किसी टीचर को अपने घर बुलाएं किसी काम के लिए, तो उनसे विनम्रता से अगर ये कहना चाहें कि नाउ यू मे गो होम, किसी बड़े से कहना चाहें, तो कैसे कहेंगे? अब आप घर जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप घर जा सकते हैं। लेकिन कोई छोटा होगा आपसे, जिसको आप अधिकारपूर्वक ये कह रहे हैं कि अब तुम घर जा सकते हो, तो क्या कहोगे? नाउ यू कैन गो होम। लेकिन यहाँ पे क्या है? आप उनसे अधिकारपूर्वक नहीं, उनसे विनम्रता से आप ये बात कह रहे हैं कि नाउ यू मे गो होम, अब आप घर जा सकते हैं, यानी अब मेरा काम हो चुका है, अब अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अगला हमारे पास है मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड टू। यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं कि जब कभी कोई काम भूतकाल में हो रहा हो, पास्ट में हो रहा हो, किंतु अब नहीं हो रहा है। कभी हुआ करता था, कब? पास्ट में हुआ करता था, कोई काम हुआ करता था, किंतु अब नहीं होता है। अब नहीं होता है। क्या है? अब नहीं होता है। कोई काम है जो पास्ट में हुआ करता था किंतु अब नहीं होता है, तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यू यूज टू स्मोक अ पाइप। यू यूज टू स्मोक अ पाइप। तुम सिगार पिया करते थे, यानी पहले पिया करते थे, अब नहीं पीते हो, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? यूज टू का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? यूज टू, कि पहले तुम सिगार पिया करते थे पर अब नहीं पीते हो, तो हम लोग क्या करेंगे? यूज टू का काम करेंगे, प्रयोग करेंगे। यूज टू किस लिए होता है? कि पास्ट में कोई काम हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। अगला मॉडल ऑक्सिलरी मेरे पास है डेयर। क्या है? डेयर। आपने अक्सर मूवी में सुना होगा, हाउ डेयर यू, ऐसे करके कुछ कहते हैं। तो डेयर क्या है? अब इसका मॉडल ऑक्सिलरी है हमारा, इसका देखते हैं। इसका मतलब होता है बी ब्रेव इनफ, मतलब पर्याप्त साहसी होना। इसका यूज़ हम निगेटिव भी करते हैं और इंट्रागेटिव भी करते हैं। मतलब अगर कोई नकारात्मक भी सेंटेंस है तब भी हम डेयर का यूज़ करते हैं, और इंट्रागेटिव में भी हम इसका यूज़ करते हैं। कब कब? जब सेंटेंस निगेटिव होगा तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इंट्रागेटिव में भी।
कब कब इसका यूज़ कर सकते हैं? निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रागेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है ही डेयर्ड नॉट टू डू इट। ही डेयर्ड नॉट टू डू इट। उसने इस कार्य को करने का साहस ही नहीं किया। तो निगेटिव में हम इसका यूज इस प्रकार करते हैं कि उसने इस कार्य को करने का साहस किया ही नहीं। तो ये निगेटिव का हो गया। अब देखते हैं इंट्रागेटिव का। डोंट डेयर डू दैट अगेन। इंट्रागेटिव का क्या है? डोंट डेयर डू दैट अगेन। इसका मतलब क्या है कि फिर ऐसा करने का साहस मत करना। डोंट डेयर डू दैट अगेन, फिर से ऐसा करने का साहस नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इंट्रागेटिव में, या कह सकते हैं कि निगेटिव में ही। डोंट मतलब निगेटिव में, ये हमारा निगेटिव में ही है। तो हमने यहाँ पे डेयर का यूज़ किया। क्या यूज़ किया? डेयर का, कि अगली बार ऐसा फिर से करने की कोशिश भी मत करना। तो निगेटिव सेंटेंस में हम इस प्रकार इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इंट्रागेटिव देखते हैं। इंट्रागेटिव क्या है? हाउ डेयर ही से सच रूड थिंग अबाउट मी। या फिर एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ डेयर यू। ये आपने बहुत बार सुना होगा। हाउ डेयर यू। ये हमारा इंट्रागेटिव हो गया। इसका मतलब होता है तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। कैसे हुआ मतलब इंट्रागेटिव। तो ये क्या हो गया हमारा? हाउ लगा हुआ है तो ये इंट्रागेटिव हो गया। इसका अर्थ देखेंगे तो तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम इंट्रागेटिव में भी डेयर का यूज़ कर सकते हैं और निगेटिव में भी। जहाँ पे निगेटिव होता है वहाँ पे भी हम डेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब आप ज़रूर लिख लीजिएगा कि पर्याप्त साहसी होना। क्या? पर्याप्त साहसी होना। ये बात आप लिख लीजिएगा। इसका अर्थ है पर्याप्त साहसी होना। तो इससे आप समझ जाएंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। काफ़ी लंबी हो गई आज की क्लास। कोई बात नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी तो आज मिले है ना। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगा के लाइक कर दिया कीजिए। बहुत कम लोग आप लोग देखते हैं। आप अपने दोस्तों को भेजिए, सबके पास भेजिए, सबको बोलिए कि क्लासें बहुत अच्छी सी चलती हैं, सभी लोग पढ़ें। क्योंकि सभी लोग पढ़ेंगे तभी तो काम चलेगा। क्योंकि अभी स्कूल खुलेंगे, आपके पक्का स्कूल तो खुलेंगे नहीं, आज तो कल खुलेंगे, कभी खुलेंगे तो ज़रूर। तो आप लोगों को पढ़ना ज़रूर है। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, इसी के लिए हमने क्लास स्टार्ट की है कि आपको लेट हो जाएगा, आप पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर घूमेंगे, यूट्यूब पे और दूसरी वीडियो देखेंगे। उससे अच्छा है आप पढ़ाई का अपना ध्यान दीजिए, पढ़िए। तो आप भूलेंगे भी नहीं जो पिछला आपने पढ़ा है। जिन लोग पढ़ चुके हैं वो लोग रिवाइज़ करें, जो नहीं पढ़े हैं वो अपना तैयार कर लें पहले से ही। क्योंकि जब क्लास खुलेंगी तो आपके टीचर कहेंगे अरे वाह, आपको सब कुछ आता है पहले से। तो आपकी तारीफ़ होगी, आपके क्लास में आपका नाम होगा। तो आप ध्यान से पढ़िए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। सब लोगों को बताइए कि क्लासेस चल रही हैं एकेडमिक स्कूल पे। तो सब लोग पढ़ेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। सब लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। तो चलिए ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद साथियों।